नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में चल रही सियासी गहमा गहमी के बीच हेमंत सोरेन सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित करने के मकसद से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचाने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के साथ रांची से 30 किलोमीटर दूर लतरातू डैम गए थे, फिर वे सभी रांची लौट आए थे। झारखंड की महागठबंधन सरकार को इस बात की आशंका है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी महागठबंधन के विधायकों में सेंध लगा सकती है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के मामले में सीबीआई ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच की। मनीष सिसोदिया का पंजाब नेशनल बैंक की गाजियाबाद ब्रांच में लॉकर है। कुछ दिन पहले सीबीआई ने आबकारी नीति के मामले में ही मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे तक छापेमारी की थी और उनके फ़ोन और कंप्यूटर को जब्त कर लिया था। बैंक लॉकर की जांच के बाद सिसोदिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके लॉकर की जांच भी हो गई है, उसमें से कुछ भी नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि सारी जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली है और एक पैसे की भी गड़बड़ी नहीं की गई है। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें अपनी सच्चाई पर और ईश्वर पर भरोसा है। शराब नीति में घोटाले के आरोप लगाने के बाद बीजेपी मनीष सिसोदिया पर शिक्षक घोटाले को लेकर भी हमलावर है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर दिल्ली में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली में एक शिक्षक घोटाले का टावर है और दूसरा शराब घोटाले का, और इस भ्रष्टाचार के ट्विन टावर के बिल्डर मनीष सिसोदिया हैं। इसके अलावा दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर स्कूलों को बनाने में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में 5 लाख रुपए के क्लासरूम को बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 33 लाख रुपए खर्च किए हैं। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचे घमासान के बीच समाजसेवी अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लोकपाल आंदोलन की याद दिलाई और कहा कि उन्हें दिल्ली सरकार से ऐसी आबकारी नीति की उम्मीद नहीं थी। एएनआई की ओर से जारी पत्र में अन्ना ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक बड़े आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। उन्होंने कहा कि लेकिन आप लोग भी बाकी पार्टियों की तरह पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा बनाने के दुष्चक्र में फंस गए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से सुर्खियों में आए समाजसेवी अन्ना हजारे ने पत्र में अरविंद केजरीवाल से कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोकपाल और लोकायुक्त को भूल गए हैं, जबकि ये दोनों भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के केंद्र में थे। विधानसभा में आपने एक मजबूत लोकायुक्त को लाने की कोशिश नहीं की और अब आपकी सरकार लोगों की जिंदगी को खत्म करने वाली आबकारी नीति लेकर आई है और महिलाओं पर भी इसका असर होगा। बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आबकारी नीति के मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दोनों की मांग है कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली कैबिनेट से हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में पूर्व उप मुख्यमंत्री, कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और गुलाम नबी आज़ाद ने ऐलान किया है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे। उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। जम्मू कश्मीर से कई बड़े कांग्रेस नेता लगातार दिल्ली पहुंचकर आज़ाद से मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, कई पूर्व मंत्री और विधायकों ने कांग्रेस छोड़ने की खबर की पुष्टि की है। ऐसे नेताओं की संख्या लगभग 50 है जिन्होंने मंगलवार को कांग्रेस छोड़ी है और वे गुलाम नबी आज़ाद के साथ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायत स्तर तक के भी कई नेताओं और कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि वो लोग गुलाम नबी आज़ाद का समर्थन करेंगे। पीएम मोदी के मुखर विरोधी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर की राजनीतिक उम्मीदें फिर जवान हो रही हैं। वो 31 अगस्त को पटना जा रहे हैं, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। जेडीयू नेता नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने और कांग्रेस और आरजेडी से हाथ मिलाने के बाद हुए घटनाक्रम ने केसीआर को बहुत उत्साहित कर दिया है। केसीआर जो केंद्र की बीजेपी और मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें नीतीश में एक नया दोस्त मिल गया है। पश्चिम बंगाल में भी सीबीआई व ईडी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ शिकंजा कसा हुआ है। अब ईडी ने सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को 2 सितंबर को कोलकाता स्थित ईडी दफ्तर में बुलाया है। बता दें, ईडी बंगाल के चर्चित कोयला घोटाले की पहले से जांच कर रही है। मामले में अब तक अभिषेक बनर्जी से कई बार पूछताछ हो चुकी है। बता दें, कल ही ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को चुनौती दी थी और कहा था कि वो उनको गिरफ्तार कर दिखाएं।
झारखंड में एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई है कि इंसान ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। आरोप बेहद अमानवीयता के लगे हैं। आदिवासी महिला को 6 साल कैद रखना, जीभ से फर्श साफ कराना, पेशाब चाटने को मजबूर करना, रॉड से दांत तोड़ देना, गर्म तवे से शरीर जला डालना, ये आरोप भी रांची जैसे शहर में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी नेता सीमा पात्रा पर लगे हैं। इस अमानवीयता की शिकार हुई आदिवासी महिला को रांची पुलिस ने छुड़ाया है। 29 वर्षीय उस महिला को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता की पहचान सुनीता खाका के रूप में हुई है। उन्होंने सीमा पात्रा पर आरोप लगाया था कि वो पूर्व आईएएस अधिकारी की पत्नी और एक बीजेपी नेता हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि महिला उन्हें गर्म तवे से जलाती और नियमित रूप से उनकी पिटाई करती थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पात्रा का बेटा उन्हें अपनी मां से बचाने की कोशिश करते थे और वो उनकी वजह से जिंदा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पात्रा ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसे खाना और पानी नहीं दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार सुनीता ने कहा कि उन्हें सजा के रूप में प्रताड़ित किया गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी गलतियां क्या थीं। स्थानीय मीडिया न्यूज़ विंग द्वारा चलाए गए पीड़ित महिला के बयान को सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। न्यूज़ विंग की रिपोर्ट के अनुसार घर में काम करने वाली सुनीता खाका को प्रताड़ित करने के मामले में बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए सीमा पात्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जुड़ी सभी कार्रवाई को बंद कर दिया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना की सभी याचिकाओं को बंद करने का फैसला किया गया है। ये याचिकाएं 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने से रोकने में विफल रहने पर उत्तर प्रदेश सरकार और इसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय बीतने के साथ और अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में अदालत के 2019 के फैसलों को देखते हुए अवमानना के मामले नहीं बचे हैं। ये मामले अब निष्फल हो गए हैं। अदालत का कहना है कि इस मामले में याचिकाकर्ता असलम भुरे की मौत 2010 में हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि इतने समय के बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं। गुजरात दंगों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नारोदा गांव से जुड़े मामले में अंतिम बहस चल रही है। ऐसे में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ित परिवारों, एनएचआरसी और एक एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर सुनवाई करते हुए केस बंद करने का आदेश दिया। इन सभी याचिकाओं में पुलिस की जगह सीबीआई को सभी मामले ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। झारखंड के दुमका जिले में छात्रा अंकिता की पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की घटना को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि अंकिता के साथ हुई हैवानियत के बाद उसकी मृत्यु ने हर भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया है। आज देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सख्त ज़रूरत है। अंकिता और उसके परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। बता दें, 12वीं कक्षा की छात्रा अंकिता को शाहरुख नाम का युवक लगातार परेशान करता था। वो अंकिता के नंबर पर फ़ोन कर मिलने के लिए भी कहता था और जब अंकिता ने मिलने से मना किया तो उसने 23 अगस्त की सुबह घर में खिड़की के पास सो रही अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर जलती माचिस की तीली फेंक दी, जिससे अंकिता बुरी तरह झुलस गई और आखिर में उसने दम तोड़ दिया। मामले में शाहरुख और उसका सहयोगी गिरफ्तार किया जा चुका है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में पिछले 2020 की तुलना में 2021 में बड़ा उछाल देखा गया। एनसीआरबी द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2021 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,28,278 मामले दर्ज किए गए, जो 2020 की तुलना में 15.3% अधिक हैं। 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किए गए थे। आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामले पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके बाद अपहरण और बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें, 2020 की तुलना में प्रति लाख महिला आबादी पर दर्ज होने वाले अपराध रेट में भी बढ़ोतरी आई। 2020 में 56.5 की तुलना में 2021 में प्रति लाख महिला आबादी पर दर्ज अपराध दर 64.5 हो गई। एनसीआरबी के द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 में आत्महत्या करने वाले लोगों में बड़ी तादाद दिहाड़ी कामगारों, मजदूरों या अपना खुद का काम करने वाले लोगों की थी। बीते साल में जितने लोगों ने खुदकुशी की है, उनमें से 42,004 आत्महत्याओं यानी करीब 26% इन्हीं वर्ग के लोग थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत में आत्महत्या से मरने वाले कुल 1,64,033 लोगों में से हर चौथा व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर था। आंकड़ों के अनुसार इसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र रहा, जहां 22,207 लोगों ने आत्महत्या की। उसके बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इस तरीके की आत्महत्या अधिक हुई।
ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी की संपत्ति 137 बिलियन डॉलर हो गई है। अडानी सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में एलन मस्क और जेफ बेजोस से पीछे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ये पहली बार है जब किसी एशियाई व्यक्ति ने दुनिया के शीर्ष 3 सबसे धनी लोगों की सूची में जगह बनाई। भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और चीनी कंपनी अलीबाबा समूह के जैक मा भी इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।